नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमिक क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार और आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के फिजिक्स की कंप्लीट क्लास चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आवेशों के मूलभूत गुण। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आवेशों के मूलभूत गुण। हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे आवेशों के मूल गुण क्या है। आवेशों के बहुत सारे गुण तो हम जानते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला गुण जो हम जानते हैं कि हमारे समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये तो साथियों सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहला गुण इसका क्या है? सबसे पहला गुण है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अभी हमने बताया कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इसके दूसरे गुण की बात करें तो हमारा दूसरा गुण है आवेश का संरक्षण। इससे पहले साथियों हमने जिसका भी संरक्षण पढ़ा है, जैसे ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होगी न ही नष्ट होगी। ऊर्जा को हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। सेम कुछ यही बात हमारे आवेशों के संरक्षण के लिए भी लागू होता है। आवेशों का संरक्षण भी कह रहा है ना कि अगर हमारे पास कोई विलगित निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसका संपर्क किसी दूसरे निकाय से, तो अगर हमारे पास कोई विलगित निकाय है तो इस विलगित निकाय की कुल आवेश की मात्रा हमेशा संरक्षित रहती है। और अगर हम आवेश की प्रॉपर्टी की बात करें तो आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। इसे हम केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कि हमारे पास दो वस्तु है। एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। इनके सामान्य अवस्था की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। तो इनके सामान्य अवस्था की बात करें तो ए पर भी चार्ज जीरो है, बी पर भी चार्ज जीरो है। इनका टोटल चार्ज कितना है? जीरो। लेकिन अगर हम आपस में इनका घर्षण करें, इन्हें आपस में रगड़े और इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, तो मान लीजिए कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर चले। मानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर बी पर चला गया तो हमारे ए पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज और बी पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस का चार्ज। क्यों?
क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकले तो ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंचे हैं तो बी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और हमने कल चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा वो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा वो ऋण आवेश। मतलब इस ए पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज और बी पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस का चार्ज। अभी भी अगर हम दोनों की टोटल वैल्यू काउंट करें तो एक पे प्लस ए का चार्ज है, दूसरे पर माइनस ए का चार्ज है, टोटल चार्ज अभी भी कितना है? 0। मतलब इस निकाय का जो कुल आवेश है वो अभी भी संरक्षित, और ये हमारे आवेश का संरक्षण। तो ये आवेश के संरक्षण में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिलती है हमें? दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है आवेश का संरक्षण। अब आवेश के संरक्षण पर चर्चा करें। अभी हमने कहा कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, और आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये है साथियों हमारे आवेश का आवेश का संरक्षण। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चले तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण। तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। अब थोड़ा आवेश के क्वांटीकरण पे चर्चा करें कि आवेश का क्वांटीकरण है क्या। और ये तो हम जानते हैं कि आवेश जो भी हम उत्पन्न कर रहे हैं किसी वस्तु पर, या तो हम वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या तो उस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और भाई इलेक्ट्रॉन जब भी हम निकालेंगे तो किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब किसी वस्तु से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने चले तो उस वस्तु से आधा, डेढ़, अढ़ाई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे ना। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे तो पूरा निकालेंगे। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दो इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर हम वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज, तीन निकालेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का चार्ज। मतलब कहने का ये कि अगर हम वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज तो हम उत्पन्न कर ही नहीं सकते। जो न्यूनतम आवेश हम उत्पन्न करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और अगर हम चार्ज बढ़ाना चाहें तो चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। अभी हमने कहा ना कि दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तीन निकालोगे तो ये पूर्ण गुणज के रूप में बढ़ेगा। इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। जैसे सिंपल भाषा में समझे, मान लीजिए कि आपके पास 10-10 के नोट है, हमारे पास 10-10 के 10 नोट है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ? 100 रुपए।
100 रुपए हमारे जेब में है, कोई हमसे कहे कि भाई हमें 5 रुपए चाहिए, भाई हमारे पास तो 10 के नोट है ना, हम उसे 5 रुपए कहाँ से दे पाए? हमसे वो 10 रुपए मांगता, हम बड़े आसानी से देते। 20 रुपए मांगता, बड़े आसानी से देते। मैं 10 रुपए मांगता तो 10 की एक नोट देते, 20 रुपए मांगता तो 10 की दो नोट देते। लेकिन अगर वो हमसे 5 रुपए मांगे, 15 रुपए मांगे, 25 रुपए मांगे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है देखा, क्योंकि हमारे पास जो नोटे हैं वो 10-10 की नोटे हैं। तो जो हम लेन देन कर पाएंगे ना, वो 10 के गुणज में कर पाएंगे। तो सेम वही यहाँ कंडीशन है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही हमें निकालने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन हमें वस्तु को देने हैं। मतलब हम चाहे भी तो एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज दे नहीं सकते हैं, और ना तो हम एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज निकाल सकते हैं। और जब भी हम वस्तु को चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में देंगे। ये हमारे आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश का क्वांटीकरण क्या क्या रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर एक न्यूनतम आवेश से कम आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसी स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा वस्तु पर उत्पन्न आवेश सदैव इस न्यूनतम आवेश का, इस न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। अर्थात आवेश Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है साथियों? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, तथा यम एक पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक पूर्णांक। तो ये है हमारे आवेश के मूलभूत गुण। हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि जो हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, इस वीडियो के साथ साथ जरूरी है कि आप एक नोट्स तैयार करते हैं। इसका तरीका है कि हम इसके स्क्रीनशॉट आपको दे सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स तैयार करने में सुविधा मिले। अब हमारा अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक है हमारा आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। अब देखिए कि आवेश का मात्रक है, तो आवेश का जो मात्रक है वो मात्रक हम वैद्युत धारा की डेफिनेशन से देते हैं। मतलब वैद्युत धारा के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ रखा था हाई स्कूल में, उस फार्मूले की सहायता से हम हमारे वैद्युत आवेश का मात्रक देते हैं। अगर हम बात करें कि हमने वैद्युत धारा का फार्मूला क्या पढ़ा था, तो वैद्युत धारा का फार्मूला हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम किसी व्युत्पन्न राशि का मात्रक देते हैं, तो व्युत्पन्न राशि का मात्रक देते समय हम हमारे मूल राशियों का उपयोग करते
और वैद्युत धारा हमारी मूल राशि है। इस मूल राशि की सहायता से हम हमारे इस व्युत्पन्न राशि का मात्रक निर्धारित करें। अब अगर हम यहां से Q की वैल्यू निकालें तो हमें Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, IT। Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, IT। तो भाई I का मात्रक क्या है, एम्पियर, और T का मात्रक क्या है, सेकेंड। मतलब हमारी विद्युत धारा, हमारे आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड। हमारे विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड। या फिर इसी को हम कहते हैं कूलाम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक, इनके सम्मान में हमने हमारे विद्युत आवेश का मात्रक क्या रखा है, कूलाम। ये जो हम कह रहे हैं एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम, ये हमारे एमकेएस पद्धति का मात्रक है। किस पद्धति का, एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में भी हमारे विद्युत आवेश का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, या फिर जिसे हम कहते हैं स्टेट कूलाम। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम हमारे विद्युत आवेश के एमकेएस पद्धति के मात्रक पर चर्चा करते हैं कि एमकेएस पद्धति का मात्रक है क्या। तो हमारे वैद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या मिला था साथियों, एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। अब हमें एक कूलाम को डिफाइन करना है कि भाई एक कूलाम की डेफिनेशन क्या है। मतलब एक कूलाम बराबर एक एम्पियर गुणे एक सेकेंड। अब अगर हम एक कूलाम को डिफाइन करें तो एक कूलाम है क्या, कि अगर हम किसी चालक एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित, अगर हम किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित करें तो चालक में बहने वाले आवेश की मात्रा एक कूलाम होगी। कंफर्म है कि अगर हम किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित करें तो चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे एक कूलाम को डिफाइन करते हैं। क्या है कि यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में प्रवाहित आवेश कितना होगा, एक कूलाम होता है। ये हमारे एक कूलाम की डेफिनेशन है कि भाई हमारे एक कूलाम की डेफिनेशन क्या है। ये कूलाम हमारे एमकेएस पद्धति का मात्रक है। अभी हमने कहा कि हम सीजीएस पद्धति में भी मात्रक की चर्चा करेंगे, और सीजीएस पद्धति में अभी हमने मात्रक बताया था कि सीजीएस पद्धति में मात्रक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। तो हमारे वैद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, या इसी को हम कहते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम होता है, और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, या फिर कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई
इसे हम ESU से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये है हमारे आवेश के मात्रक। तो आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या मिला साथियों? एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या मिला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये टॉपिक है हमारा कूलम का नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी। इस टॉपिक से लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि कूलम का नियम है क्या। ये जो कूलम का नियम है, ये कूलम का नियम हमारे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। ये तो हमने जान लिया है कि आवेशों के बीच बल लगता है। भाई आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। बल तो लगना है, लेकिन कितना बल लगेगा, तो बल का परिमाण कितना होगा, बल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब मिलता है हमें कूलम के नियम से। कूलम ने अपने नियम में कहा है कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कूलम ने कहा क्या है? कूलम ने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश, दो बिंदु आवेश है हमारे पास। मान लीजिए एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये एक दूसरे से R दूरी पर, कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर। तो हम मानते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर वायु में स्थित है। ये वायु में एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो अब हम चलते हैं कूलम के नियम के अनुसार। तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, भाई कूलम ने क्या कहा था कि जो बल लगेगा ना वो इनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहले के आवेश की मात्रा Q1 और दूसरे की मात्रा Q2, इनका गुणनफल निकालेंगे तो Q1 इंटू Q2। तो ये कह रहा है कि ये इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F इज प्रपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2।
इक्वेशन नंबर 1 कर दें। और दूसरा क्या कह रहा है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी कितनी है r, वर्ग करेंगे r²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम का अनुक्रमानुपाती, तो अगर r² का व्युत्क्रम करें तो क्या मिलेगा 1/r²। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करें तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से f इज प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2/r²। तो पहले से जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते, तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं। यहां भी हम कांस्टेंट लगाएंगे तो f इज इक्वल टू k q1 इंटू q2/r²। ये फार्मूला हमें मिलता है 11th में। हमने जब बीमीय विश्लेषण पढ़ा था और बीमीय विश्लेषण की सहायता से हम विभिन्न राशियों के बीच जब संबंध स्थापित करते थे, फार्मूला ड्राइव करते थे, तो ऐसे ही हमें एक कांस्टेंट मिल जाता था, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती थी। इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना और इसकी वैल्यू हम प्रयोगों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि प्रयोगों के आधार पर इसकी वैल्यू होगी कितनी। तो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इसकी वैल्यू निकाली गई। तो चर्चा करें तो प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। और ये हमने जो जीरो लगा रखा है इसको बोले नोड। नोड इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये निर्वात के लिए, और इस एप्सिलॉन नोड को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये 1/4πε नोड की जो वैल्यू है ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9। अभी हम एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आगे ज्ञात भी करेंगे। तो ये k की वैल्यू कितनी मिली 1/4πε नोड, और ये 1/4πε नोड की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹9। अब वैल्यू में रख दें तो मिलता है f इज इक्वल टू 1/4πε नोड q1 q2/r²। अभी एक चीज बाकी है, दो वस्तुओं के बीच चाहे वो चुंबक हो चाहे वो आवेश हो, अगर बल लग रहा है तो ये बल माध्यम पर भी डिपेंड करता है। जैसे जो चुंबक है, इन दोनों चुंबकों को हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें और ये चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते। अब हम इस चुंबक को इतनी ही दूरी पर रखेंगे, लेकिन एक दीवार है, एक चुंबक को दीवार के एक तरफ और दूसरे चुंबक को दीवार की दूसरी तरफ, तो क्या ये एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब दोनों के बीच का माध्यम बदल चुका है। तो अगर हम वायु की जगह पर कोई और माध्यम लेकर चलेंगे तो लगने वाले बल का मान घटेगा। तो वही चीज हम यहां ऐड करेंगे कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का सिंपल सा मतलब है कुचालकता, मतलब जो पदार्थ है वो हमारे वायु की तुलना में कितनी गुना ज्यादा कुचालक है, वो हमारे माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो फार्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε नोड के q1 q2/r²। और यही कूलाम का नियम है, जहां एप्सिलॉन नोड निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोड को हमने क्या बोला है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये है हमारे कूलाम का नियम।
आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा चलाई जाने वाली फ्री क्लासेस का अधिक से अधिक लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। तो साथियों, अभी तक इस क्लास में हमने जो प्रयास किया है उस प्रयास के आधार पर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमसे अपना डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कि निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोड का आंकिक मान, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, मात्रक और बीमी सूत्र। सबसे पहले हम इसके आंकिक मान की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहली कैलकुलेशन जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी पहली कैलकुलेशन है आंकिक मान की, कि भाई हमारे एप्सिलॉन नोड का आंकिक मान है क्या। अगर हम आंकिक मान की बात करें तो अभी आपने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 9 × 10⁹। अभी पढ़ के आ रहे हैं कि भाई हमने जो कांस्टेंट जोड़ा है कूलाम के नियम में, उस कूलाम के नियम में जुड़ने वाले कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻। अब यहां से अगर हम एप्सिलॉन नोड की वैल्यू निकालें, गुणा कर दें, तो एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹ × 4 पाई, या एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 9 से गुणा कर दे, 9 चौको 36, और पाई का मान हम जानते हैं 3.14 इंटू 10⁹ 9। अब 3.14 में 36 का मल्टीप्लाई कर, तो भाई 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, और 6 त्याई 18। 3 का मल्टीप्लाई, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, और 3 त्याई 9, 4 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 2 अंक में दशमलव था। तो एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 1/113.04 इंटू 10⁻9। एक में भाग देना है संख्या से। तो हमारी कोशिश ये रहे कि जो नीचे वाली वैल्यू है, कि नीचे की वैल्यू हम एक से छोटी रखें। अगर हम इस वैल्यू को एक से छोटा करने का प्रयास करें, तो एक से छोटा करने का प्रयास करें तो भाई दशमलव को हम क्या करते हैं, 3 स्थान पीछे लेकर आते। तो ये हो जाएगा 1/0.113। इनको हम छोड़ रहे हैं, छोड़ सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या अगर 5 से छोटी है तो उसे हटाते हैं तो वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता। 3 स्थान पीछे आए हैं हम, तो 3 घात जुड़ेगी तो 10 की घात कितना, 12। या एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 10 की घात 12 को ऊपर लेके आएंगे तो ये 1/0.113 इंटू 10⁻12। भाई दशमलव हटा लीजिए 1000 से गुणा करके, तो 1000/113 गुणे 10 की घात -12। अब भाग दे, 113 से 1000 8 बार में जाएगा, 8 में 24 का 4 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 एकम 8 10 में से 4 गया 6, 9 बच गया, 10 में लगाए 0 बढ़ाए, अभी भी 8 बार में भाग जा सकता है, 904। 10 में से 4 गया 6, बचा 5, 0 बढ़ा ले, 11 बचे 55, 5 बार में भाग जाएगा, तो एप्सिलॉन नोड की वैल्यू मिल जाती है 8.85 इंटू 10⁻12। ये हमारे एप्सिलॉन नोड का आंकिक मान। कोई दिक्कत नहीं साथ है, आगे चले। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी मात्रक, कि भाई हमारे एप्सिलॉन नोड का मात्रक क्या है। जब भी हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालते
तो मात्रक निकालते समय उसके फार्मूले की खोज करें कि किस फार्मूले में ये वैल्यू दी गई और उस फार्मूले में इस दी गई राशि से संबंधित जो राशियां हैं उन राशियों के मात्रक लिख दीजिए, हमारी भौतिक राशि का मात्रक मिलेगा। तो इससे रिलेटेड अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है, तो भाई कूलाम के नियम से हमने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई तीन गुणा करें तो एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नोड का मात्रक निकालिए, तो ये 1/4π तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। अंश में क्या मिला? Q1 Q2, Q1 भी आवेश, Q2 भी आवेश, Q1 का मात्रक भी कूलाम, Q2 का मात्रक भी कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो क्या मिला? कूलाम स्क्वायर प्रति, क्योंकि अब राशियां भटे में, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर और आर स्क्वायर था, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो हमारे एप्सिलॉन नोड का मात्रक क्या मिलता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र की भी कैलकुलेशन हम किसी फार्मूले से करेंगे। हमने अभी देखा है कि एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे एप्सिलॉन नोड का विमीय सूत्र, जो भी राशियां हैं ना, उन राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। Q है तो Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। I का विमीय सूत्र है E और T का विमीय सूत्र T, और Q 2 बार आया है तो भाई वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के विमीय सूत्रों का गुणा। बटे में F, F का विमीय सूत्र हमने पढ़ा है mL/T⁻², और R दूरी है तो दूरी का विमीय सूत्र L, और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। सबको ऊपर लेके आए और ध्यान रखिएगा क्रम होता है विमीय सूत्र लिखने का MLT, उसके बाद बाकी राशि। हम M को ऊपर लाए तो M की पावर -1, यल यहां भी है यहां भी है, गुणा करें तो L3, ऊपर लाएंगे तो L की पावर -3, ये T की पावर -2 और T स्क्वायर है ऊपर, माइनस के ऊपर आएगा तो प्लस का 2, तो टोटल वैल्यू कितनी मिलती है? T की पावर 4। ए हमारे पास है, वर्ग है, तो मिलेगा A स्क्वायर। तो विमीय सूत्र मिलता है n की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर। तो साथियों, ये जो हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, ये ऑनलाइन क्लासेस फिर एक बार हम बताना चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री है। इस ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इसलिए साथियों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।